नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार दोस्तों। मैं हिंदी और मराठी दोनों भाषा में बात करूंगा क्योंकि दोनों प्रकार के लोगों को ये विषय समझना ज़रूरी भी है और किस प्रकार से आपको आंसर पेपर लिखना है ये समझना भी ज़रूरी है। मैं मराठी में इसलिए बात करूंगा क्योंकि मराठी हमारे महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं मराठी में लॉ की किताबें बहुत कम है और जो भी है वो सफिशिएंट नहीं है। उस हिसाब से हमारे मराठी मित्र, माझे मराठी बांधव जो गांव में रहते हैं उन तक भी ये मैसेज चला जाए। लॉकडाउन का पीरियड है, सबको आसान हो, इसके लिए मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस बार 40 इंटरनल के लिए है और 60 का हमको लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर वगैरह पेपर अपने को लिखना है। 2 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। 2 घंटे के समय में आपको 12-12 मार्क के 2 सवाल, 6-6 मार्क की 2 शॉर्ट नोट और केस लॉ और फिर अपने एक 2-2 सवाल 2-2 मार्क के 10 सवाल, इस प्रकार का पेपर का स्वरूप है। तो मैं कोशिश आपको ये बता रहा हूं कि 12 मार्क का अगर हम करते हैं अच्छे से तो अगर उस पर 6 मार्क का आया तो भी हम उसका जवाब लिख सकते हैं। उसके ऊपर केस लॉ आया तो भी हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं और 2-2 मार्क के अगर उसके आते हैं तो उसका भी हम जवाब दे सकते हैं। तो मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये उसका जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ के दिखाता हूं मैं आपको। डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। किसमें सोर्स भी लिखा है, किसमें सोर्स एंड स्कोप भी लिखा हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। ये सवाल 12 मार्क के लिए आता है। 12 मार्क के लिए आपको 4 से 5 फुल स्केप आंसर लिखना है, ऐसी उनकी अपेक्षा है। आप कितना भी अच्छा आंसर लिखो, 12 में से आपको 7, 8, 9 इससे ज्यादा मिलते नहीं है। और अगर आपने अच्छे से पॉइंट वाइज नहीं लिखा है तो आपको 3 या 4 मार्क देके परीक्षक जो भी रहता है वो अपना आगे बढ़ जाता है। तो मैं आपको किस प्रकार से पॉइंट निकालने हैं मैं मराठी में पढ़ूंगा और उसको मराठी और हिंदी दोनों भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने आपको बताया है डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एक्सप्लेन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। ये 12 मार्क का सवाल आप जब लिखना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको उसकी प्रस्तावना लिखनी है। आपका फुल स्केप जो रहता है 25 से 30 लाइन का, 32 लाइन का फुल स्केप के ऊपर 30 लाइन रहती है। आप प्रस्तावना में कम से कम 15 से 20 लाइन आराम से आपकी जाती है। मैं प्रस्तावना में शॉर्ट में आपको समझाता हूं कि प्रस्तावना मतलब क्या। प्रस्तावना में आप ये लिखेंगे, मराठी में पढ़ के दिखाता हूं, हिंदी में समजाऊंगा। राज्याचे कार्यक्षेत्र विस्तृत झाले, त्यामुळे प्रशासनाचे स्वरूप देखील विस्तारत गेले। प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या अंगांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी व त्यांचे अधिकार क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय नियम करणे गरजेचे ठरले। त्यातूनच प्रशासकीय कायदे ही कायद्याची उपशाखा उदयास आली। शासन व्यवस्थेची प्रमुख 3 अंगे मानली जातात: कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्याय मंडळ। दैनंदिन प्रशासनात मुख्य कायद्यावर आधारित अनेक नियम व उपनियम करावे लागतात। परिस्थितीनुरूप योग्य निर्णय घ्यावे लागतात, त्यासाठी प्रशासकीय कायदे उपयुक्त ठरतात। अभी ये 15-20 लाइन की प्रस्तावना लिखी है। अभी इसको मैं हिंदी में समझाता हूं कि प्रशासकीय कायदा मतलब क्या, प्रशासकीय कायदे की जरूरत क्या पड़ी। प्रशासन मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, प्रशासन मतलब क्या। मान लो जब भी ये हम लोग अश्मयुग में रहते थे तो 2 पत्थर को पत्थर मार के आग लगा के आदमी खाना बनाता, शिकार करता था, जाता था, जंगल में रहता था। उसको कोई सरकार की जरूरत नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं थी। वो अपने बलबूते पे जी रहा था। लेकिन जैसे 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 प्रगति होना शुरू हो गया, प्रगति होते होते फिर आदमी को एक जरूरत ज्यादा महसूस होने लग गई। जरूरत महसूस हुई, राजा महाराजा का समय आ गया। उस समय उन लोग के हाथ में क्या था, खाली एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, और बाहर से कोई शत्रु अगर आपके अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है तो उससे अपनी प्रजा को बचाना। ये मिडिल एज था। ये मिडिल एज के बाद फिर हम लोग डेमोक्रेसी की ओर आए, जो आज की लोकशाही की व्याख्या है। तो राजा महाराजा के समय पे गवर्नमेंट 2-3 चीजें देखती थी कि टैक्स रिवेन्यू कवर करना है। जो खेती है, किसान है, जो काम कर रहे हैं उसमें से आप टैक्स जमा करो गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट अगर आपने कुछ रॉन्ग काम किया, गवर्नमेंट आपको सजा देगी। और कोई बाहर का शत्रु आ रहा है, मुल्क पे आक्रमण कर रहा है
तो सैनिक आपका बचाव करेंगे। जो 2-3 चीजों से एडमिनिस्ट्रेटर एक लिमिटेड था, पर जैसे 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 हम आगे बढ़ते गए तो लोगों को जरूरत महसूस होने लगी, भाई हम टैक्स दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, हमको क्या मिलेगा? हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कल्याणकारी राज्य की यहाँ एक विचार उत्पन्न हुआ कि हमको अगर टैक्स दे रहे तो सामने वाले की भी कोई जिम्मेदारी है, वो भी हमें कुछ दे। तो इस विषय को आगे लेके जाके इंग्लैंड में, फ्रांस में काफी चर्चा हुई, विषय हुआ, उन लोगों ने अपने अपने अलग अलग व्याख्या निर्माण की, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस समय खाली आपको इतना ही लिखना है पहले 10-15 की बाबा एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों थी, बिना एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे चलेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन के कायदे कहाँ से आते हैं। ये कायदा कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए। तो कायदा कहाँ से आता है? कायदे मंडल, कार्यकारी मंडल, न्याय मंडल, मतलब लेजिस्लेचर है और इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है, और हमारे जुडिशियरी। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखने की, इनके माध्यम से ही कायदा आता है, फिर वो आगे चला जाता है। प्रस्तावना आपकी हो गई 15-20 लाइन की। उसके बाद आपको प्रशासकीय कायदा मतलब क्या, उसकी व्याख्या वो थोड़ा सा समझाना है आपको। शासनाधिकारी आणि सामान्य नागरिक यांचे परस्पर संबंध निश्चित करणारे, शासन अधिकाऱ्यांचा अधिकार क्षेत्राची निश्चिती करणारे, शासकीय अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व स्पष्ट करणारे, नागरिकांचे अधिकार जबाबदारी निश्चित करणारे नियम। मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या बाबा? एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एक सरकार है, सरकार के काम है, उनकी जिम्मेदारियां है, और एक हम, आप और मैं एक आम आदमी है, हम इनके पास जाते हैं हमारा काम लेके, भाई हमको ये काम करके दो। इनकी जिम्मेदारी है कि भाई उनको हमको हमारा काम करना है, हम लोग टैक्स देते हैं, उनके ऊपर ये पूरा इनका पगार पानी काम चलता है। अगर आप आपका काम इनके पास लेके जाते हैं, इनको समझाते ये काम करो, अगर इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने आपको तकलीफ दी, तो आप क्या करेंगे? इन्होंने मनमानी की तो आप क्या करेंगे? तो जैसे आपका इनके पास जाके काम कराने का अधिकार है, तो आपका काम करके देना इनका कर्तव्य है। तो इनकी जिम्मेदारी, अधिकार, कर्तव्य और आपका अधिकार, ये दोनों को एक दूसरे से कोलैबोरेशन में चलेंगे, आगे व्यवस्थित चलेंगे, तो ही ये आगे प्रशासन आगे चलता है। तो इसका मतलब ये हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि व्याख्या क्या है। तो अभी इसमें आपको ये लिखना है कि 4-5 अलग अलग नाम है जिन्होंने इनकी व्याख्या बनाई है। वो 4-5 नाम आपको याद करने का, 2-3 नाम भी याद है तो अच्छी बात है, और उसमें से 2 नाम है जो जिन्होंने एकदम आसान व्याख्या बनाई, उनके नाम लिखे, एक लाइन की व्याख्या है, बहुत बड़ी व्याख्या नहीं, मैं आपको समझाता हूं। पहले 5 नाम याद रखिए। आइवरी जेनिंग, वाड़े, इसका उच्चार मराठी में वाड़े भी होता है, कोई इसको वेड भी करता है, डीके, डेविस, गार्नेर, ग्रिफ्ट व स्ट्रीट आणि जेन व जेन, ये 5-6 नाम है। इन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग व्याख्या तैयार की हुई है, और उसमें से आइवरी जेनिंग और आपका वाड़े, ये 2 जन की व्याख्या अपने को 2-2 लाइन की लिखनी है, अपने को आगे बढ़ना है। जेनिंग क्या बोलता है? प्रशासकीय कायदा म्हणजे प्रशासनाशी संबंधित असलेला कायदा। ह्या प्रशासकीय प्राधिकरणांची रचना, अधिकार व कर्तव्य, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और उसमें क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का रचना, उनका अधिकार और कर्तव्य। ये छोटी सी व्याख्या 3 लाइन की व्याख्या है, बुक में लिखिए आप, आपके हिसाब से 2 शब्दों में थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा उसके लिए। सेकंड व्याख्या है वाड़े की। वाड़े क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या ग्रंथात व्याख्या केल्याप्रमाणे प्रशासकीय कायदा म्हणजे शासकीय अधिकारांचे नियंत्रण करण्याशी संबंधित असलेला कायदा। मतलब गवर्नमेंट के जो अधिकार है, वो अधिकार को नियंत्रण करने का जो संबंध में जो कायदा बनाया गया है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनता है। एकदम आसान, ये दोनों की 2-2 लाइन की व्याख्या है, कंसेप्ट है, आप आगे लिख के आगे बढ़ सकते हैं। त्यांच्या मते कायद्याचे प्रथम उद्दिष्ट शासकीय अधिकाराचा दुरुपयोग होऊ नये, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल अशा मर्यादेत शासकीय अधिकारांचा वापर केला पाहिजे। इसका मतलब क्या कि भाई अगर हमने आपको पावर दी है तो पावर का मिसयूज आप मत कीजिए। आप मनमानी करेंगे, आपको जो लगेगा, आज एक कायदा, कल एक कायदा, परसों एक कायदा, आप कुछ भी मनमानी करेंगे, और नीचे जो भी इम्प्लीमेंटेशन जिन पे करना है, सामान्य गरीब जनता है, उसको आप पिड़ा देंगे। अरे बाबा हमको तो ये कायदा मालूम ही नहीं, अरे आज से ये कायदा लागू। ऐसा कोई बाप का कायदा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से, न्याय से, जुडिशरी से आपको चलना पड़ता है। तो आपको मतलब ये है कि आपकी मनमानी आपकी नहीं चलेगी, आपको लोगों का सुनना पड़ेगा, और लोगों को न्याय, उचित न्याय मिले उस प्रकार का कायदा आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार की भाषा 2-3-4 लाइन में इसमें अपन डाल सकते हैं। भारतीय कायदे संस्थांच्या मते
प्रशासकीय अंगाची रचना, अधिकार व कामे यांचा वापर करताना अनुसरायची पद्धत। अभी ये हमने सोचा, ये जो आपको बताया है इंग्लैंड और फ्रांस में जनरली ये लोग ने अपनी अपनी व्याख्या निकाल के आगे चले। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आते आते समय लग गया, हमारा सरकार आते आते समय लग गया, आजादी आते आते समय लग गया। फिर हम लोगों ने भी सोचना शुरू किया कि क्या करना है। तो हम लोगों ने क्या सोचा, हमारे भारत में क्या सोचा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब क्या, लॉ के जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगी, जो न्याय रचना करेगी, जो नए कायदे बनाए जाएंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उनके अलग अलग विभाग, उनके अलग अलग पावर और उन लोगों के अलग अलग कर्तव्य, ये इनका और जनता इनका आपस में जिस प्रकार से संबंध रहेगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाएगा। और अगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करते गलतियां की, काम सही नहीं किया, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो, ये दोनों का विचार करके इसका जो नियोजन किया गया, इसको हमारे यहाँ भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोला जाता है। अभी आगे का प्रश्न है प्रशासकीय कायद्याचे स्वरूप व व्याप्ती। मतलब हमने क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमने उसका व्याख्या दे दिया, एक्सप्लेन, सोर्स आया, और स्कोप अभी ये आपको पढ़ना है, वो आपको अभी 2 फुलस्केप आपके हो चुके हैं, अभी आपको और 2 फुलस्केप में पूरा करना है। प्रशासकीय कायद्याचे स्वरूप व व्याप्ती। आधुनिक काळात लोक प्रशासन हे अत्यंत महत्वाचे शास्त्र म्हणून विकसित होते। प्रगत आणि अप्रगत अशा सर्वच राज्यात लोक प्रशासन गरजेचे झालेले आहे। ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे प्रशासन, एड प्लस मिनिस्ट्री, ये लैटिन शब्द है। एड प्लस में ये लैटिन शब्द के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन आया। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, लोगों की हालचाल, लोगों की देखभाल, लोगों का केअर करना, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन शब्द आ गया। मराठीमध्ये लोकांची काळजी घेणे म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों की सहूलत होना चाहिए, देखभाल होना चाहिए, इसके लिए ये विचार आया। ये आपको पहला पैराग्राफ लिखना है। उसके बारे में फिर लोगों की अगर आप केयर करते तो क्या क्या करना पड़ेगा, उसका कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा। लोकांसाठी कायदा, सुव्यवस्था, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, शेतकी कार्य, लोककर्म, सामाजिक सुरक्षितता, न्याय, संरक्षण, मतलब लोगों की जिंदगी जिसपे डिपेंड है, रोजाना किसान, तुम्हारा कायदा, सुव्यवस्था, एजुकेशन, अस्पताल, जो चीजें हमारे पास लोगों के जीवन पे उपयोग करने वाली, परिणाम करने वाली है, उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। बिना एडमिनिस्ट्रेशन आप आगे जा नहीं सकते। तो ये चीजों के लिए हमको एक कायदे का स्वरूप और ये व्याप्त हो गया। अभी आप सोचिए, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कितना भी कोई गरीब देश है, बोले बहुत पिछड़ा देश है, और अमेरिका, जापान, जर्मनी बहुत आ गया है, पर आज की तारीख में इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि जिम्बाब्वे से जैसे गरीब और साउथ अफ्रीका में छोटे कॉन्टिनेंट, वहां भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। और अमेरिका से जैसे बड़े बड़े देश में भी एडमिनिस्ट्रेशन, बिना एडमिनिस्ट्रेशन आप पब्लिक का कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको ये 10 लाइन इसमें लिखनी है, और इसमें ये लिखा है, शासनाधिकारी कधी कधी आपल्या अधिकार क्षेत्राचे अतिक्रमण करतात, बेकायदेशीर कामं करतात, पालन करत नाही अधिकारांचे, लोकांचं काम करत नाही आणि त्याप्रमाणे वागण्यासाठी न्यायालयांना भाग पाडतात। तो जब लोग पावर का मिसयूज करते हैं, काम नहीं करते, फिर ऐसे लोगों के खिलाफ आपका जो अधिकार है, फिर आपको जुडिशरी के पास जाना पड़ता है, जुडिशरी के सामने बात रखनी पड़ती है, फिर जुडिशरी इसके अंदर अपना उचित न्याय देके उनको एक अंमलबजावनी, मराठी में बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, अपन इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई तुम ये चीज करो, ये राहत दो, ये राहत देने का काम फिर जुडिशरी करती है। ये आपके तीसरा पॉइंट है, इसमें आएगा प्रशासकीय कायद्यांचा उगम, मतलब सोर्स, ये कहां से आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कायदे कहां से आते हैं। तो संविधान, अध्यादेश, कायदे, प्रत्यायुक्त कायदे, न्यायालयीन निर्णय, विविध समित्यांचे अहवाल, विधि सदृश्य प्रशासकीय आदेश, जनमत इत्यादि से ये कायदे आते हैं। मतलब आपने ये देखा कि संविधान से आपका कायदा आता है, संविधान जो बनाया गया है उसमें हर चीज आपका अधिकार लिखा गया है। फिर इन्होंने जो मार्गदर्शक तत्व दिए हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि ये आपको राज्यों ने करना पड़ेगा। फिर अध्यादेश, मान लो कोई अगर संसद के अधिवेशन में कायदा पास होता है, केंद्र सरकार का, विधानसभा का, अगर स्टेट का है तो विधानसभा में अधिवेशन पास करना होता है, अगर केंद्र का है तो ऊपर का केंद्र सरकार अधिवेशन लेती है संसद में और फिर कायदा पास होता है। उसको अगर मान लो ये नहीं है
और अपने को कुछ कायदा बनाना पड़ा और आज के आज भाई ये कायदा बनाओ या कल, तो उस समय अध्यादेश निकाला जाता है। गवर्नमेंट एक अध्यादेश निकालती है कि भाई ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से आप सब लोग को काम करना पड़ेगा, और उसके ऊपर राष्ट्रपति का परमिशन ले लेती है और 6 महीने के अंदर अंदर आने वाले अधिवेशन में उसको पास करके, बहुमत से पास करके लेना पड़ता है। इसको अध्यादेश बोलते हैं। फिर प्रत्यायुक्त कायदे, मतलब डे बाय डे अगर कोई कलेक्टर काम कर रहा है, नीचे भी समझो कोरोना में काम चल रहा है, उस काम में अभी उनको लगा रहे बाबा ये चालू करना चाहिए, ये बंद करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उनको पावर दी गई, तो वो हर छोटी चीज के लिए ऊपर पूछने नहीं जाएंगे बाबा मैं ये चालू करूं क्या, ये बंद करूं क्या, ये, तो उनको थोड़ा अधिकार दिया गया है। तो ये अलग अलग छोटे छोटे कायदे करके उनकी पावर दिया है। फिर न्यायालय निर्णय, जो जुडिशरी निर्णय देता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कि भाई ये होना चाहिए, ये कोई केस आया, विशेष केस आया, ये उन्होंने अपने दिमाग से दिया, जजमेंट विचार पूर्वक काम किया है, तो वो जो उन्होंने जजमेंट दिया है वो ही नीचे दूसरी बार वैसा अगर कोई केस आता है तो अपने को वो निर्णय कायदा हो गया। विविध समितियांचे अहवाल, कोई कोई चीजें ऐसे आ जाती है कि अभी हम क्या करें, कि बाबा इसके ऊपर सोचने के लिए फिर गवर्नमेंट एक कमेटी अपॉइंट करती है, 10-12 आदमी उस विषय के तज्ञ होते हैं, फिर वो विषय के तज्ञ उसके ऊपर डीपली जाते हैं, अभ्यास करते हैं, सब लोगों का जवाब लेते, सुनते, समझते, पूरा स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। फिर रिपोर्ट में वो लोग बोलते ये चीजें अपने को करेंगे तो आगे जाके ऐसी तकलीफ नहीं होगी। फिर ऐसे तो वो लोग जो अहवाल लेते हैं उसमें जो नई चीजें बाहर आती है उसके लिए उसमें हम लोग उसमें से कायदा बाहर आ जाता है। विधि सदृश प्रशासकीय आदेश, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कलेक्टर वगैरह जो बड़े बड़े ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, जो बड़े बड़े लोग ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो लोग उनके दिमाग से उस समय जैसे जरूरत है उस समय वो आदेश निकालते हैं, उसको विधि सदृश आदेश माना जाता है। और आखिरी 8वां नंबर है जनमत, मतलब लोग, अगर एक आध चीज कुछ गलत हो रही है, गवर्नमेंट का कोई कायदा गलत है या किसी प्रकार का तकलीफ हो रही है, कोई नई समस्या आ रही, तो जनभावना, फिर आप जनभावना, लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, पेपर में, टीवी पे, दूरदर्शन पे, जैसा आपको दिमाग हो, लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। उस माध्यम से फिर लोगों की भावना क्या है, लोगों को क्या चाहिए, उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट विचार करती है, उसमें कमिटियां बैठी है, फिर उसमें कायदा वगैरह पास हो जाता है आगे जाके। चौथा पॉइंट है प्रशासकीय कायद्याची व्याप्ती, स्कोप और उसका जो अभी किस प्रकार से, तो ये कायदा कहाँ है, प्रशासकीय कायदा कहाँ वापरते हैं, तो प्रशासकीय, न्यायिक, अर्धन्यायिक संस्थांची कामे, न्यायिक मतलब जुडिशरी हो गया, अर्धन्यायिक मतलब क्या हो गया, तहसीलदार को भी लोगों की केस सुनने की पावर है। आप बीएमसी में अगर जाएंगे तो बीएमसी का वार्ड ऑफिसर है, वो लोकल लेवल की जो कंप्लेंट्स है वो उनका कंप्लेंट सुनने का उसको पावर है, वो जजमेंट देने का उसको पावर है। एडिशनल कलेक्टर उसको पावर है, इसके ऊपर आप अपील करेंगे तो और ऊपर जाके फिर मंत्रालय से भी सिविल तक जाता है। मतलब ये छोटे तहसीलदार, उप विभागाधिकारी, हिंदी में प्रांत बोलते, प्रांत अधिकारी, वो जो काम सुनते हैं उसको अर्ध न्यायिक बोलते हैं, मतलब इनको भी ये पावर है। न्यायाधिकरण, वेतन मंडल, महसूल मंडल, नियामक आयोग, चौकसी आयोग, मतलब कौन कौन है, जुडिशरी आया, सेमी जुडिशरी आया, वेतन मंडल मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो सैलरी देता है, सैलरी देने का एक मंडल होता है, वो मंडल, महसूल मंडल मतलब रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले, नियामक आयोग, चौकसी मतलब इंक्वायरी कमीशन, ये जो अलग अलग प्रकार के कमीशन है वो सब कमीशन अपना काम करते हैं। ये भी नए नए चीजें बनाते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इनके माध्यम से लोगों तक काम जाता है, उसमें भी नई नई चीजें निकलती है। कायदा करणारी प्रशासकीय प्राधिकरणे, अभी इसमें भी जो कायदा हो जाता है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक मंडल है, एक फैमिली लॉ का तुम्हारा एक मंडल है, अपना रेरा है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का काम करने वाला रेरा है, ये अलग अलग प्रकार के जुडिशरी पावर इनको दी गई है। ये लोग अपने अपने हिसाब से लोगों की सुनवाई, तकलीफ समझते हैं, काम करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसमें से जो निर्णय आते हैं ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सोर्स है। बाद में सार्वजनिक महामंडल, जैसे म्हाडा है, अन्ना भाऊ साठे विकास महामंडल, अलग अलग महामंडल है, लोगों की अलग अलग क्षमता के लिए, अलग अलग जरूरतों के लिए महामंडल बनाया गया है। प्रशासकीय नियम करणारी एजेंसी, गवर्नमेंट के लिए नियम करने वाली एजेंसियां। बाद में लोकपाल, लोकायुक्त, उपलोकायुक्त संस्था, जैसे अभी लोकपाल का आंदोलन बहुत चला था, लोकायुक्त, लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लोकायुक्त अपना स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये आंदोलन चला था कि भाई ये ध्यान रखेगा कि भाई ये लोग काम बराबर कर रहे कि नहीं कर रहे, इनकी कंप्लेंट कौन सुनेगा, इनको गवर्नमेंट को न्याय कौन देगा अपने पब्लिक को। इसके लिए अलग अलग प्रकार की अपॉइंटमेंट्स, नैसर्गिक न्यायाचे पालन करणे व न्यायाधिकरण करण्याची कार्यपद्धती, सार्वजनिक उपक्रमांची शासनाची दायित्वे, अतिरेकी विवेकी कारवाई मनमानी याविरुद्ध उच्च न्यायालयाची रीट याचिका। मतलब सार्वजनिक उपक्रम है अलग अलग,
उसके ऊपर की आपकी जिम्मेदारी, आपके कर्तव्य, आपके दायित्व, इसके माध्यम से आपको जनता को न्याय देना है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिखाना है। इसमें अगर आप आपके मनमाने कुछ भी काम करेंगे और आप जनता का नहीं सुनेंगे, पब्लिक का नहीं सुनेंगे, तो जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी? आपको एक विशेष अधिकार दिया है कि समझो आपने ये काम किया तो सुबह उठ के आपको कोई कंप्लेंट करके पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकता। आपको विशेष अधिकार दिया है, गवर्नमेंट को विशेष अधिकार दिया है गवर्नमेंट का काम करने वाले के लिए। तो पर उसके लिए मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, उसके ऊपर भी आपको सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में आपके खिलाफ जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले के खिलाफ पब्लिक जा सकती है। उसके लिए अलग अलग रिट याचिका उपलब्ध है, उसका आपको उपयोग करना है। अभी ये आपने लिखा, आपके 4 फुटस्टेप हो गए। अभी लास्ट में खाली आपको निष्कर्ष लिखना है, तो आपका ये काम हो जाएगा। अभी निष्कर्ष में क्या है? डेनिंगच्या फ्रीडम ऑफ लॉ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे जर योग्य तऱ्हेने वापरले गेले तर कार्यकारीचे अधिकार हे कल्याणकारी राज्य आणतील, पण त्याचा गैरवापर झाला तर एक पक्षीय राज्य आणतील। डेनिंग ने क्या कहा कि फ्रीडम ऑफ लॉ, इसके माध्यम से उसने जो समझाया है कि अगर आपने ईमानदारी से पूरा काम किया, अच्छे से प्रशासन चलाया, तो एक न एक दिन कल्याणकारी राज्य जरूर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका गैरवापर किया, मनमानी की, तकलीफ दी, तो एक पार्टी की सत्ता उसके अंदर आएगी। प्रशासकीय कायद्याचा मुख्य हेतू म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे, त्यामुळे मर्जीचे जुलमी अधिकारांत रूपांतर होणार नाही। प्रशासकीय कायदे का मेन अपना हेतु उद्देश्य क्या था कि बाबा तुम्हारे ऊपर भी कोई नियंत्रण है, तुम मनमाने नहीं करोगे, ये बताने के लिए उसके ऊपर पब्लिक का क्या राइट है, क्या जिम्मेदारियां है, ये दोनों का ये मिलाफ है। संविधानाने दिलेल्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायासाठी कल्याणकारी राज्यांची संकल्पना स्वीकारण्यात आली। त्यांचा योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय प्राधिकरणांना अनेक अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहे। मतलब आखिरी में आपको ये कंक्लूजन करना है कि संविधान ने जो आदमी को अधिकार दिया है, खाना पीना, मन स्वतंत्र करना, जिस प्रकार से रहना, जो जो स्वातंत्र्य, वो अधिकार का उपयोग सही तरीके से करने के लिए, मार्गदर्शक तत्वों का सही तरीके से करने के लिए एक अच्छा प्रशासन और अच्छे प्रशासन के अच्छे अधिकारी जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो दोनों का अच्छे से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से काम करेंगे, तो जरूर कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन होगा और एक दूसरे के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के 4 से 5 फुलस्केप इसमें होते हैं। आपको ये पूरा मैंने समझाने की कोशिश की है। लिखते वक्त क्या करना है, आपको पॉइंट याद करने के लिए लिखना है कि भाई पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में याद रखेंगे क्या, कायदे मंडल, कार्यकारी मंडल, न्याय मंडल। बाद में प्रशासकीय कायदा क्या है, तो उसमें आइवरी जेनिंग, वाड़े, डीके, डेविस, गार्नेट, ये 5-6 नाम याद रखने हैं। उसके उनके 2 जन की व्याख्या देनी है। स्वरूप, व्याप्ति, उगम मतलब स्कोप का आपका और सोर्स, इसके ये तीसरा पॉइंट है। उसमें क्या क्या हमने लिखा कि ये कहां से आया, तो संविधान, अध्यादेश, कायदे, वो जो 5-6 पॉइंट है, न्यायालय, निर्णय समिति, ये सब 5-6 नाम लिख के फिर इनकी 3-3, 4-4 लाइन में अपने को लिखना है। तो 4-4.5 फुलस्केप अगर नॉर्मल छोटा अक्षर भी आप निकाल दे, देखिए अगर इतना भी आपका फॉन्ट है, आप इतना भी अक्षर निकालते तो 4-4.5 पेज आपके भरते हैं। अक्षर बड़ा निकालते हैं और दोनों साइड में अगर हम लोग इस प्रकार से अगर लाइन यहां भी आप देंगे तो ये 5 से 6 फुलस्केप हो जाते हैं। 2 घंटे के अंदर, मुंबई अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 2 घंटे के अंदर 12-12 मार्क के 2 सवाल, 6-6 मार्क के 2 सवाल हम लिखने जाएंगे। तो हम लोग 6-6, 7-7, 8-8 पेज का नहीं लिख सकते। आपका शॉर्ट नोट रह जाएगा या तो आपका दूसरा कोई 12 मार्क का सवाल रह जाएगा। आपको 4 फुलस्केप, 4.5 फुलस्केप में ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको दूसरे 2 सवाल लिखने को टाइम मिलेगा, वरना आपका टाइम बहुत कम पड़ेगा, आगे नहीं जा सकते। तो मैंने पूरी कोशिश की है। प्रशासकीय कायदा म्हणजे काय, त्याचे स्वरूप व व्याप्ती, ये मैंने आपको मराठी, हिंदी में समझाया है। इंग्लिश में भी आप समझ लीजिए। डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें सोर्स, स्कोप सब आ गया। और पॉइंट खाली याद कीजिए और 12 में से कम 12 तो किसी को कोई लेता नहीं है, पर आपको कम से कम 8 से 10 इसके बीच में आप जरूर पहुंचोगे। सब इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है और अगले लेक्चर में मैं दूसरा महत्व का विषय लेके आऊंगा।